स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 यानी पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 को। एक लेक्चर इस चैप्टर का मैं आपको पूरा करवा चुका हूं। उस लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होती है, आदि बातों को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे वर्ग नंबर 15। वर्ग 15 को हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में पी ब्लॉक में वर्ग 15, 16, 17 और 18 है। वर्ग नंबर 13 और 14 हम क्लास 11 में पढ़ लेते हैं, इसलिए क्लास 12 के सिलेबस में वर्ग 13 और 14 को रिपीट नहीं किया गया है। क्लास 12 के सिलेबस में जो वर्ग है वो है वर्ग 15, 16, 17 और 18। इस लेक्चर में हम वर्ग नंबर 15 को शुरू करेंगे। काफ़ी बड़ा वर्ग है और इस पी ब्लॉक में जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में सबसे बड़ा वर्ग 15 ही है। तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी बोरियत भी महसूस हो सकती है, लेकिन मैं आपको इतना दावा कर सकता हूँ कि राजस्थान बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप मेरे सारे लेक्चर्स देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं वर्ग नंबर 15 की। तो वर्ग नंबर 15 में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि इस वर्ग में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। इस वर्ग में रखा गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मानक चंद की तरह। किसकी तरह? मानक चंद की तरह। इसमें एक तत्व MCB है, लेकिन उसका अध्ययन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो अपडेट पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है बुक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम केवल 5 तत्वों की बात कर रहे हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। एक तत्व और कौन सा है आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ, मोस्कोवियम, और जिसका प्रतीक होता है MC, लेकिन अभी वो हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि बुक्स में पूर्ण रूप से उसकी डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे सिलेबस में केवल हमें ये 5 तत्व पढ़ने हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसके बाद में देखिएगा, अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3। NH2NP3। और आप देख पा रहे हैं यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कैसा विन्यास है? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? स्थायी होता है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? स्थायी होता है। आप देख पा रहे हैं पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग 15 के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP3 होता है, जहां N क्या है? आवर्त संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। और ये जो विन्यास है वो कैसा है? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कैसा विन्यास होता है? स्थायी विन्यास होता है। अब हम बात करेंगे वर्ग 15 के तत्वों की उपलब्धता की। तो देखिएगा, वर्ग 15 के तत्वों की उपलब्धता की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में डाई नाइट्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है। और वायुमंडल में डाई नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बच्चों? 78%। जैसे आपने इसको पढ़ भी रखा होगा कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% होती है। ऑक्सीजन गैस कितनी होती है? 21% होती है। CO2 गैस कितनी होती है? 0.03% होती है। तो बताइएगा, नाइट्रोजन वायुमंडल में डाई नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में पाया जाता है और इसकी वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 78%। अगली बात, नाइट्रोजन
भूपर्पटी पर दो रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, जिसका सामान्य नाम होता है चिली साल्टपीटर। दूसरा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, रासायनिक नाम क्या है पोटेशियम नाइट्रेट और सामान्य नाम क्या है इंडियन साल्टपीटर। तो बताओ, भूपर्पटी पर नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे इनके सामान्य नाम पूछे जा सकते हैं या फिर सामान्य नाम देकर इनके रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से याद करेंगे, सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है चिली साल्टपीटर और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है इंडियन साल्टपीटर। अगली बात, पौधों व जंतुओं में नाइट्रोजन प्रोटीन व एंजाइम के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? प्रोटीन एवं एंजाइम के रूप में। अब हम बात करेंगे फास्फोरस की। तो देखिएगा, फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है, अतः प्रकृति में तत्व रूप में नहीं पाया जाता। तो आप कहोगे सर किस रूप में पाया जाता है? तो देखिएगा, यह एपेटाइट परिवार के खनिज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? एपेटाइट परिवार के खनिज के रूप में पाया जाता है। और इस एपेटाइट परिवार के खनिज का सामान्य सूत्र होता है Ca9PO4 का होल 6 CaX2। Ca9PO4 का होल 6 CaX2। वापिस से सुन लीजिएगा, फास्फोरस जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है, इस कारण से तत्व रूप में प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो किस रूप में पाया जाता है? यह पाया जाता है एपेटाइट परिवार के खनिज के रूप में पाया जाता है। और इस एपेटाइट परिवार का जो खनिज है उसका सामान्य सूत्र होता है Ca9PO4 का होल 6 CaX2। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है फ्लोरापेटाइट और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ca9PO4 का होल 6 CaF2, जहां F जो है वो फ्लोरीन को बता रहा है। तो बताओ, फ्लोरा एपेटाइट का सूत्र क्या होगा? ये केमिकल फॉर्मूला आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं वीडियो लेक्चर में एक भी ऐसी बात आपको नहीं बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित नहीं है। तो आप प्रत्येक बात को ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरापेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Ca9PO4 का होल 6 CaF2। जैसे यहाँ पे आपने X के स्थान पे क्या लगाया? F लगाया, तो नाम हो गया फ्लोरापेटाइट। यदि आप X के स्थान पे OH लगा दो, जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ Ca9PO4 का होल 6 CaOH का होल ट्वाइस, तो इसे कहेंगे हाइड्रोक्सीपेटाइट। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यदि X के स्थान पे क्लोरीन लगा दो तो इसे कहेंगे क्लोरापेटाइट। क्या कहेंगे? क्लोरापेटाइट या क्लोरो एपेटाइट। ठीक है, तो बताओ, फ्लोरापेटाइट में यहाँ पर क्या लगा? फ्लोरीन। हाइड्रोक्सी एपेटाइट में X के स्थान पे क्या लगा दिया? OH। और यदि हम बात करें क्लोरापेटाइट की, तो बताओ X के स्थान पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन। अब हम बात करेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ की। और ये जो तीनों तत्व हैं वो सल्फाइड खनिज के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड खनिज के रूप में। जैसे AH2S3, Sb2S3, Bi2S3, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, आप तो हमें सिर्फ वो बता दो। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए NaNO3 और इसका सामान्य नाम आपको याद होना चाहिए चिली साल्टपीटर। पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य नाम आपको याद होना चाहिए, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इंडियन साल्टपीटर और फॉर्मूला क्या है? KNO3। ये बात भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लोरापेटाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए या हाइड्रोक्सी एपेटाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये हमने बात कर ली वर्ग 15 के तत्वों की उपलब्धता की। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणों की। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुण।
तो देखिएगा सबसे पहला गुण है परमाणु आकार। परमाणु आकार, इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। परमाणु आकार में आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है? दो। पहली बात, वर्ग 15 के तत्वों का परमाणु आकार, वर्ग 15 के तत्वों का परमाणु आकार वर्ग 14 के तत्वों के परमाणु आकार से कम होता है। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि वर्ग 15 के तत्वों का परमाणु आकार वर्ग 14 के तत्वों के परमाणु आकार से कम होता है। वर्ग 15 के तत्वों का परमाणु आकार वर्ग 14 के तत्वों के परमाणु आकार से क्या होता है? कम। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश। अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश। हमने क्लास 11 में जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यानी जेड इफेक्टिव, इसे जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है? बढ़ता है, जिस कारण से आकार में क्या आती है? कमी। तो देखिएगा यहाँ पर वर्ग 14 है और यहाँ पर क्या है? वर्ग 15। तो बताओ, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो वर्ग 15 जो है वो वर्ग 14 के बाद में आएगा। वर्ग 15 जो है वो वर्ग 14 के बाद में आएगा। इसका मतलब वर्ग 15 के तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान है वो वर्ग 14 के तत्वों के प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान से क्या होगा? ज़्यादा। इस कारण से बताओ आकार में क्या आएगी? कमी। तो बताओ, यदि हम बात करें वर्ग 15 के तत्वों के परमाणु आकार की तो वर्ग 14 के तत्वों के परमाणु आकार से क्या होता है? कम। कारण क्या है? अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब बात आती है कि सर ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक परमाणु है, इस परमाणु में इसके केंद्र में ये नाभिक है और यहाँ पर क्या है बताओ? ये कोष है, ठीक है। नाभिक क्या करता है? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे कहा जाता है नाभिकीय आवेश। क्या कहा जाता है? नाभिकीय आवेश। और इसे हम जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से। अब बात आती है कि सर ये आकर्षित क्यों करता है, तो देखिएगा नाभिक में धनावेश होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या आवेश है बताओ? ऋणावेश। तो नाभिक में धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है यानी ऋणावेश है। तो बताओ प्लस वाला माइनस को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। सर माइनस वाला प्लस को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत हल्का कण होता है। किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुणा होता है बच्चों? 1837 गुणा। तो भारी चीज़ हल्की चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करेगी, ना कि हल्की चीज़ भारी चीज़ को। तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस गुण को क्या कहते हैं? नाभिकीय आवेश। अब जब ये इसको आकर्षित करेगा तो मध्य वाले जो इलेक्ट्रॉन है, मध्य के कोषों में जो इलेक्ट्रॉन है वो बताओ परस्पर प्रतिकर्षित होंगे कि नहीं होंगे? परस्पर क्या होंगे? प्रतिकर्षित। क्योंकि इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस है। माइनस माइनस में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। ये जो प्रतिकर्षण लगेगा, यहाँ पर जो प्रतिकर्षण लग रहा है मध्य के कोषों के जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य जो प्रतिकर्षण लग रहा है उसे कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। क्या कहा जाता है? परिरक्षण प्रभाव। और इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से।
अब इस प्रतिकर्षण का विरोध करते हुए मध्य वाले कोषों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण का विरोध करते हुए अब ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कितना आकर्षित करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है? नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल। सिग्मा क्या है? मध्य के कोषों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। उस प्रतिकर्षण बल का विरोध करते हुए ये नाभिक अब इस इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी ओर आकर्षित करवा रहा है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब आप सोच करके देखिएगा, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बताओ परमाणु आकार में क्या आएगी? कमी। बात समझ में आ रही होगी कि यदि जेड इफेक्टिव का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? परिरक्षण प्रभाव से। तो बताओ आकार में क्या आएगी? कमी, क्योंकि नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का मतलब है कि बाह्यतम कोष इसकी ओर आएगा, बाह्यतम कोष इसकी ओर आएगा। तो बताओ आकार में क्या आएगी? कमी। और यदि मान लो परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश से ज्यादा है तो प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो बताओ परमाणु आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण बताओ परमाणु आकार में क्या आएगी? कमी। जैसे हम बात करें, वर्ग 14 का तत्व है कार्बन और वर्ग 15 का तत्व है नाइट्रोजन। तो कार्बन का आकार नाइट्रोजन से क्या होगा? बड़ा। नाइट्रोजन का आकार कार्बन से क्या होगा? कम होगा। सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें आगे इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। याद रखना है आपको कि वर्ग 15 और वर्ग 14 के तत्वों के परमाणु आकार की यदि हम तुलना करें तो वर्ग 15 के तत्वों का परमाणु आकार कम होता है, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो वर्ग 14 के तत्वों के प्रभावी नाभिकीय आवेश से क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु आकार में बच्चों क्या होती है? वृद्धि। परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने का मतलब है नाइट्रोजन से विस्मित की ओर आप जा रहे हो। किसकी ओर जा रहे हो? नाइट्रोजन से विस्मित की ओर। तो बताओ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित। तो नाइट्रोजन से जब आप विस्मित की ओर जाते हो तो परमाणु आकार में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। इसका मतलब सबसे छोटा परमाणु आकार किसका है बताओ? नाइट्रोजन का। उससे बड़ा किसका है? फॉस्फोरस का। उससे बड़ा किसका है? आर्सेनिक का। उससे बड़ा किसका है? एंटीमनी का। और सबसे बड़ा आकार किसका है बताओ? विस्मित का। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ग 15 में सबसे छोटा परमाणु आकार किसका है? नाइट्रोजन का। सर बोर्ड एग्जाम में क्या ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये क्वेश्चन आपसे 11th क्लास में पूछ लिया जाता है जब आप पीरियोडिक टेबल वहाँ पर पढ़ते हो। तो फिर सर यहाँ पर हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि देखो बच्चों, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये सारी बातें अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में क्या आएगी? काम आएगी। तो बताओ नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है और सबसे बड़ा आकार किसका है? विस्मित का। नाइट्रोजन से विस्मित की ओर जाने पर मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। सर परमाणु आकार में वृद्धि क्यों होती है? इसका कारण क्या है? तो देखिएगा इसके दो कारण है। कितने कारण है इसके? दो। पहला कारण है कोषों की संख्या बढ़ने के कारण। कोषों की संख्या बढ़ने के कारण। पहला कारण है जब हम नाइट्रोजन से विस्मित की ओर जाते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। नाइट्रोजन के पास 2 कोष हैं, फॉस्फोरस के पास 3 कोष हैं, आर्सेनिक के पास 4, एंटीमनी के पास 5 और इसके पास
6। दूसरा कारण है परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि। परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि क्लास 11 में आप पढ़ के आए हो और अभी भी मैंने आपको बताया था कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मध्य के कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ता है और प्रतिकर्षण बल बढ़ने के कारण से बताओ परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव में क्या होती है, वृद्धि। और परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण से आकार में क्या होती है, वृद्धि। तो सबसे छोटा आकार बच्चों किसका होता है, नाइट्रोजन का, और सबसे बड़ा आकार किसका होता है, बिस्मुथ का। अब हम बात करेंगे दूसरे सामान्य गुण की। एक सामान्य गुण यानी परमाणु आकार मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में दूसरा सामान्य गुण है जो आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर, आयनन विभव। तो सबसे पहली बात, आयनन विभव की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। आयनन विभव क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयनन एंथैल्पी भी इसको कहते हैं। और आजकल इसका जो ज्यादा प्रचलित नाम है वो क्या है, आयनन एंथैल्पी है। क्या है, आयनन एंथैल्पी। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन विभव। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिएगा ये एक परमाणु है और इस परमाणु का ये क्या है बच्चों, नाभिक है, और ये इसका क्या है, बाह्यतम कोश। और इस बाह्यतम कोश में मान लीजिएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताओ कौन सा आवेश है, माइनस। इस इलेक्ट्रॉन पर बताओ आकर्षण बल कौन लगा के रखा हुआ है, नाभिक। नाभिक इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित। अब इस इलेक्ट्रॉन पर पूरा का पूरा अधिकार किसका है, नाभिक का। हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस नाभिक का है। इस इलेक्ट्रॉन पर पूरा अधिकार किसका है, इस नाभिक का है। ठीक है। और जब हमें किसी दूसरे की चीज लेनी होती है तो हम क्या करते हैं बताओ, हमें क्या लगानी होती है, ऊर्जा लगानी होती है। खुद की चीज खुद को लेनी होती है तब हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के आकर्षण बल से बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को हम इस परमाणु से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें इस परमाणु को ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस ऊर्जा के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। तो हमने जो ऊर्जा दी उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो बताइएगा आयनन विभव क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के, विलगित का मतलब होता है कि परमाणु किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है। किसी विलगित, और वो परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आयनन विभव। अब यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव, वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 के तत्वों से अधिक होता है। वर्ग 14 के तत्वों से क्या होता है, अधिक। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 14 के तत्वों से क्या होता है, अधिक। जैसे नाइट्रोजन का आयनन विभव कार्बन से ज्यादा है, फास्फोरस का आयनन विभव सिलिकॉन से ज्यादा है। ठीक है। तो वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 14 के तत्वों के आयनन विभव से ज्यादा होता है। इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है। इसका कारण है कि वर्ग 15 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी, किसकी तुलना में, वर्ग 14 के तत्वों के आयनन विभव की तुलना में। इसलिए वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि स्थायी होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण वर्ग 14 के तत्वों से क्या होता है, ज्यादा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में जब हम
ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में कहां से कहां जाते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे, तो आयनन विभव में कमी आती है। आयनन विभव में क्या आती है, कमी। आयनन विभव में क्या आती है, कमी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव में कमी आती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनन विभव बच्चों किसका होता है, नाइट्रोजन का। उससे कम किसका होगा, फास्फोरस का। उससे कम किसका होगा, आर्सेनिक का। उससे कम एंटीमनी का। और सबसे कम आयनन विभव किसका होगा, बिस्मिथ का। अब बात आती है कि इसका कारण क्या है। क्या कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव में कमी आती है। तो इसका कारण है इसका परमाणु आकार बढ़ने के कारण। परमाणु आकार बढ़ने के कारण। तो परमाणु आकार बढ़ने के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव में क्या आती है, कमी। क्योंकि परमाणु आकार यदि बड़ा होगा तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण होगा वो क्या होगा, कम होगा। और अब जब आकर्षण कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा बच्चों, आसान होगा। जैसे मान लीजिएगा मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस को लेके आपको समझा देता हूँ। ये नाइट्रोजन है और ये क्या है, फास्फोरस। ये नाइट्रोजन का नाभिक है, ये फास्फोरस का नाभिक है। ये नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का आकार छोटा है, फास्फोरस का आकार बच्चों क्या है, बड़ा। तो बताओ जब आकार छोटा होगा तो नाइट्रोजन के नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होगा, ज्यादा। और ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है, तो कम दूरी होगी तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा और यहाँ पर दूरी क्या है, ज्यादा। ठीक है, जब दूरी ज्यादा होगी तो नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण इसकी तुलना में क्या लगेगा, कम। यहाँ पर आकर्षण ज्यादा लगेगा, यहाँ पर आकर्षण क्या लगेगा, ज्यादा। सर यहाँ पे ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि ये दूरी कम है। सर यहाँ पे आकर्षण कम लगेगा, कम क्यों लगेगा, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है। सर दूरी कम होने से क्या हुआ, दूरी कम होगी तो भैया आकर्षण ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि पास में है तो अच्छे से खींच पाएगा और ये दूर है तो इसको थोड़ा कम खींच पाएगा। अब बताओ इस पर आकर्षण ज्यादा है, इस पर आकर्षण कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, कम। क्योंकि इस नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है, इस नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से नहीं पकड़ रखा, तो इसको निकालना थोड़ा आसान है, इसको निकालना क्या है, मुश्किल। और काम जब मुश्किल है तो ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। और यहाँ पे ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, कम। तो बताओ आयनन विभव किसका ज्यादा हुआ, नाइट्रोजन का आयनन विभव ज्यादा हुआ, किसकी तुलना में, फास्फोरस की तुलना में। उसी प्रकार से आर्सेनिक का और कम हो जाएगा और एंटीमनी का और कम, और सबसे कम आयनन विभव किसका होगा, बिस्मिथ का। तो जैसे जैसे परमाणु आकार में वृद्धि होती है, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल क्या होता जाता है, कम। और जब आकर्षण बल कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होगा, आसान। और आसान काम करने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, कम। इसलिए परमाणु आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती है, आयनन विभव में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। तो बताइएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव में क्या आई, कमी। तो ये हो गया हमारा दूसरा गुण। तीसरा गुण है धात्विक गुण। धात्विक गुण हम बात कर रहे हैं वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणों की। दो गुण मैंने आपको पढ़ा दिए। पहला पढ़ाया परमाणु आकार। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है और परिरक्षण प्रभाव में भी क्या होती है, वृद्धि। आयनन विभव में क्या आती है, कमी। और आयनन विभव में कमी क्यों आती है, इसके कितने कारण मैंने आपको बताए, एक ही कारण आपको ध्यान रखना है कि परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण से आयनन विभव में कमी आती है। क्योंकि परमाणु आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो बताओ नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूरी जितनी ज्यादा होती है आकर्षण बल उतना ही क्या होता है, कम होता है। तीसरा गुण है धात्विक गुण। तो देखिएगा, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में हम जब कहां से कहां जाते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बताओ धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। धात्विक गुण बढ़ते हैं। धात्विक गुण का मतलब क्या होता है सर, धात्विक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण।
इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का गुण। कोई तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसमें धात्विक गुण उतने ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि धातु का मतलब ही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो कोई तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसमें धात्विक गुण उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। सर वृद्धि क्यों होती है और वृद्धि होने का मतलब क्या, मतलब इस बात का, तो पहले मैं मतलब बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर जाते हैं तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बिस्मिथ की होगी और सबसे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु होते हैं और बिस्मिथ क्या होती है, धातु होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं धात्विक गुणों में क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है। धात्विक गुणों में क्या हो रही है, वृद्धि। अब बात आती है सर धात्विक गुण क्यों बढ़ते हैं, धात्विक गुण क्यों बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति या धात्विक गुण क्यों बढ़ते हैं। तो बच्चों इसका कारण है आयनन वियोग में कमी होना, आयनन वियोग में क्या होना, कमी। तो कारण है इसका आयनन वियोग में कमी होना, आयनन विभव में कमी होना। अब बात आती है कि सर आयनन विभव में कमी होने से धात्विक गुण कैसे बढ़े। मैंने आपको बताया कि आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव वह ऊर्जा होती है जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो जब आयनन विभव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होगा, आसान होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, आसान होगी। तो जैसे जैसे आयनन विभव कम होता है इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो धात्विक गुणों में बच्चों क्या होगी, वृद्धि। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिस्मिथ एक धातु है, बिस्मिथ एक धातु है और नाइट्रोजन एक अधातु है, कारण बताओ। बिस्मिथ एक अधातु, बिस्मिथ एक धातु है और एंटीमनी एक उपधातु है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो आप आयनन विभव से इसको कोरिलेट करोगे। किससे कोरिलेट करोगे, आयनन विभव से। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि एंटीमनी एक उपधातु है और बिस्मिथ एक धातु है, इसका कारण बताओ, तो आप कहोगे बिस्मिथ का आयनन विभव एंटीमनी की तुलना में कम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एंटीमनी की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए धातु है और ये क्या है, उपधातु। तो याद रखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि। और धात्विक गुणों में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि आयनन विभव में क्या आती है, कमी आती है। इसके बाद में हम बात करेंगे सामान्य गुणों में चौथे सामान्य गुण की। और चौथा जो सामान्य गुण है वो है विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विद्युत ऋणता क्या होती है। मान लीजिएगा कि हमारे पास में कोई अणु है AB जिसमें दो परमाणु हैं A और B और इन दोनों परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। क्या उपस्थित है, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध में विपरीत चक्र वाले क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विद्युत ऋणता क्या होती है। तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे विद्युत ऋणता कहा जाता है। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु के द्वारा, सर कौन से परमाणु के द्वारा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उस परमाणु के द्वारा, किसी परमाणु के द्वारा जो बंधित है, ठीक है, जो बंधित है A या B के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। तो यदि मान लो कि B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म किधर विस्थापित हो जाएंगे, A की ओर, किधर विस्थापित हो जाएंगे, सॉरी B की ओर विस्थापित हो जाएंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म B की ओर खिसक जाएंगे तो B के ऊपर आंशिक माइनस और इसके ऊपर आंशिक क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ऐसा आपने क्लास 11 में पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पर क्या माना कि B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है तो B पर आंशिक माइनस आ गया और एक पर आंशिक प्लस। और मैं मान लूं कि A की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर विस्थापित होगा, A की ओर। तो A पर आंशिक माइनस और B पर आंशिक क्या आ जाएगा, प्लस। तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, जो क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणता कहा जाता है। सर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, हालांकि
चांसेस कम है, फिर भी आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में कहां से कहां जाते हैं, ऊपर से नीचे, यानी मैं कहूं नाइट्रोजन से किसकी ओर, विस्मित की ओर, तो विद्युत ऋणता में क्या आती है, कमी आती है। विद्युत ऋणता में कमी आती है, कमी आती है। विद्युत ऋणता में क्या आती है, कमी। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी होगी बच्चों, विस्मित की। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा और विस्मित की सबसे कम। सर कारण बताओ, परमाणु आकार बढ़ने के कारण, परमाणु आकार बढ़ने के कारण। परमाणु आकार नाइट्रोजन से विस्मित की ओर जाने पर बढ़ता है, इसलिए विद्युत ऋणता में क्या आती है, कमी। देखिएगा, छोटे आकार का जो परमाणु होता है उसकी विद्युत ऋणता हमेशा बड़े आकार के परमाणु से ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे आकार का जो परमाणु होता है उसका नाभिक उस इलेक्ट्रॉन युग्म के अधिक नजदीक होता है। जैसे मान लीजिएगा ये एक परमाणु है छोटा और ये परमाणु है बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाभिक और यहाँ पर ये नाभिक, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर है। तो बताओ, जो छोटा परमाणु होगा उसका नाभिक उस इलेक्ट्रॉन युग्म के पास होगा और बड़े परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म उस बड़े परमाणु के नाभिक से क्या होगा, दूर। तो बताओ, छोटे परमाणु का नाभिक इसके ऊपर ज्यादा आकर्षण लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, और बड़े परमाणु का जो नाभिक होगा उस पर आकर्षण क्या लगा पाएगा, कम। तो बताओ, छोटे आकार के परमाणु की विद्युत ऋणता हमेशा ज्यादा होती है, इसी कारण से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी बच्चों, विस्मित की। इसके बाद में सामान्य गुणों में पांचवा जो गुण है वो हम ले रहे हैं और वो देख पा रहे हैं आप बोर्ड के ऊपर, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो देखिएगा, क्या बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप पढ़ते रहिएगा और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। एक बार बोरियत आपको महसूस होगी, लेकिन ये जो चैप्टर है एक ऐसा चैप्टर है जो आप, यदि आप अभी से पढ़ना इसको आरंभ कर दोगे और बार बार इसको पढ़ोगे तो ही आप बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना आपको ये चैप्टर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये चैप्टर जो होता है काफ़ी बच्चों को बाद में जाके परेशानी पैदा करता है। बच्चे कहते हैं यार पी ब्लॉक को तो छोड़ दो, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप शुरू से इस चैप्टर को अगर थोड़ा बहुत समझते हुए आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मैं आपका क्या करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जितना हार्ड ये आपको चैप्टर लगता है, जितना हार्ड आपको ये चैप्टर लगेगा पढ़ोगे तब, अभी नहीं, उतना ही आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये आपको ध्यान रखनी है। सामान्य का मतलब सबसे ज्यादा दर्शाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी होती है बच्चों, आपको याद रखना है -3, -3, +3 और +5। वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है -3, +3 और +5, ठीक है। तो पहली बात तो आपने याद कर ली सर, बिल्कुल हम कर लेंगे। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, वापिस से सुन लो, -3, +3 और +5, -3, +3 और +5, -3, +3 और +5। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में हम जब कहां से कहां जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन से विस्मित की ओर जाते हैं, तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन -3 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा स्थायी होता है और विस्मित जो है वो -3 में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्थायी नहीं होता, पाया नहीं जाता, अस्तित्व में ही नहीं होता। तो वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। इसका मतलब -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति किसकी होगी, बताओ भाई। घट रहा है ना स्थायित्व, तो सबसे ज्यादा प्रवृत्ति किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, उससे कम
फोस्फोरस की उससे कम, आर्सेनिक की उससे कम, एंटीमनी की उससे कम, बिस्मिथ की। यानी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन का -3 सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फोस्फोरस का उससे कम, आर्सेनिक का उससे कम, एंटीमनी का उससे कम और बिस्मिथ का सबसे कम। ठीक है, बिस्मिथ तो धातु में माइनस की फॉर्म में पाई नहीं जाती। ठीक है, तो बताओ वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था मैंने आपको क्या बताई, -3 +3 +5। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व तो घटता है। सर क्यों घटता है, कारण आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि आयनन विभव में क्या आती है, कमी। आयनन विभव में क्या आती है, कमी। धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि। धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि। आयनन विभव में जब कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आयनन विभव में कमी जब आएगी या फिर मैं कहूं धात्विक गुणों में वृद्धि जब होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो बताओ ग्रहण करने की क्या होगी, कम। और -3 आवेश तो तब आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है तो बताओ स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीजन अवस्था स्थायित्व कम होता है। कारण पूछे तो आयनन विभव में कमी, या फिर आप लिख सकते हो धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि। बेटर रहेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे, धात्विक गुण जो है वो आयनन विभव से ही निकलता है, इसलिए आप ये वाला कारण लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आयनन विभव में क्या आती है, कमी। आयनन विभव में कमी आने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो ग्रहण करने की क्या होगी, कम। और ग्रहण करने की यदि कम होगी तो माइनस की ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व तो क्या होता जाएगा, कम। क्योंकि माइनस आवेश तो तब आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती जा रही है, कम। इसलिए -3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व तो क्या होता जाएगा, कम। सर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन का -3 यानी N3- P3- से ज्यादा स्थायी क्यों होता है, या N-3 P-3 से ज्यादा स्थायी क्यों होता है, क्योंकि फोस्फोरस का आयनन विभव क्या होता है बच्चों, कम होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि +3 वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बच्चों क्या होता है, घटता है। पहले तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ। +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा +3 किसका स्थायी होगा, सबसे ज्यादा +3 किसका स्थायी होगा, बताओ मुझे जरा। बिस्मिथ का होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या कहा, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं मींस नाइट्रोजन से किधर जाते हैं, बिस्मिथ की ओर, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। सबसे कम स्थायी किसकी होगी, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, बिस्मिथ की। और +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, तो बताओ सबसे ज्यादा +5 किसका स्थायी होगा, नाइट्रोजन का। और सबसे कम स्थायी किसका होगा, बताओ, बिस्मिथ का। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पहले आप इसको याद करें और फिर इसका कारण समझेंगे। +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा और +5 का क्या होगा, घटेगा। अब इन दोनों तथ्यों का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, इसको समझने के लिए ये मिटा देता हूँ, याद आपने कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको जो नोट्स की PDF मिली है उसमें आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर एज इट इज आपको मिल जाएंगी। वो सारे हैंड रिटन नोट्स ही हैं, किसी बच्चे के लिखे हुए नहीं है, मेरे खुद के लिखे हुए हैं। तो देखिएगा, हाँ, इन दोनों तथ्यों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
अक्रिय युग्म प्रभाव क्लास 11 में भी आप इसको पढ़ के आते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या परमाणु आकार बढ़ने पर, परमाणु आकार बढ़ने पर, परमाणु आकार, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है भैया कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। सर ये अक्रिय युग्म प्रभाव बीच में कहां से आ गया? अरे भैया बीच में इसलिए आया क्योंकि ये जो दोनों तथ्य है ना, इन तथ्यों का कारण अक्रिय युग्म प्रभाव होगा, और अक्रिय युग्म प्रभाव को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो परमाणु आकार बढ़ने पर, परमाणु आकार बढ़ने पर नाभिक का, परमाणु आकार बढ़ने पर नाभिक का एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता है, आकर्षण बल बढ़ता है। एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ता है, जिस कारण एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी वो अक्रिय हो जाते हैं, कम हो जाती है। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np3, ठीक है। तो बताइएगा नाभिक के नजदीक कौन सा कोष है, कौन सा उपकोष है, एस उपकोष, और दूर कौन सा है, परे कौन सा है, पी उपकोष। तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है कि जैसे जैसे परमाणुओं का आकार बढ़ता है वैसे वैसे नाभिक का एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ता जाता है, और नाभिक का जब एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में एस उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी सक्रियता या फिर मैं कहूँ क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। जैसे समझ सकते हो, ये मान लीजिएगा एस उपकोष और ये कौन सा उपकोष है, कल्पना कर रहे हैं पी उपकोष है, ठीक है। ये छोटा परमाणु है और ये मान लो बड़ा परमाणु है, ठीक है। ये नाभिक मान लिया, ये एस उपकोष और ये पी उपकोष। इसको थोड़ा सा मैं और दूर कर देता हूँ। तो ये छोटा परमाणु और ये बड़ा परमाणु है। नाभिक एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा, इसमें भी लगाएगा। तो ये क्या कहता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहता है कि छोटे परमाणु में एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल और बड़े परमाणु में एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल की यदि तुलना करें तो ऐसी स्थिति में इसमें ज्यादा लगता है, इसमें क्या लगता है, कम लगता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जब परमाणु छोटा होता है तो इसका जो आकर्षण बल है वो इस पर दोनों जगह अच्छे से लग रहा होता है, लेकिन जब परमाणु बड़ा होता जाता है तो नाभिक सोचता है जो दूर जा रहा है उसको उस पर ध्यान देना वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, उस पर आकर्षण लगाना थोड़ा कम कर देता है। तो पास वाले उपकोष पर इलेक्ट्रॉन का, पास वाले उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा परमाणु जब बड़ा होगा तो एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ेगा। जैसे मान लीजिएगा इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लासरूम में आप सभी बैठे हो, मान लीजिएगा एक क्लासरूम है जिसमें 10 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 10, ठीक है। और एक क्लासरूम है जिसमें 3 लाइनें हैं। तो जब 3 लाइनें होती है तो आगे जो टीचर खड़ा हुआ है तो वो तीनों लाइनों पर समान रूप से ध्यान रखता है, ठीक है। अब लाइनों की संख्या बढ़ा दी, 10 कर दी, तो जैसे 10 होगी तो अब वो टीचर पीछे वाले बच्चों पे ध्यान देना क्या कर देगा, कम। तो वो जो ध्यान है ना उसका फिर आगे वालों पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भी ध्यान तो उतना ही लगाना है ना उसको। वो जितना ध्यान लगाता है, मान लो 100 यूनिट वो ध्यान लगाता है, कितने यूनिट ध्यान लगाता है, 100 यूनिट ध्यान लगाता है। तो एक तो क्लास में मान लो 3 ही रोज है, 3 पंक्तियां हैं केवल, तो 3 पंक्तियों पर वो इक्वल सा क्या लगाएगा, ध्यान लगाएगा, मतलब इक्वल सा सभी बच्चों का वो क्या रख पाएगा, ध्यान। लेकिन उस क्लास का यदि आकार बढ़ा दे, उसमें लाइनों की संख्या यदि बढ़ा दे, लाइनों की संख्या यदि बढ़ा दे तो वो टीचर सोचता है अरे पीछे वाले तो वैसे ही नहीं पढ़ते, उसको छोड़ो, आगे वाले बच्चों पे वो ध्यान बढ़ा लेता है। तो वही बात है, जब परमाणु छोटा होता है तो एस और पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल इक्वल सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो वो नाभिक जो है वो एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ना, उसका आकर्षण बल
बढ़ जाता है और p उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम हो जाता है। और जब s उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो s उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो हिल नहीं पाएंगे, डुल नहीं पाएंगे, हिल डुल नहीं पाएंगे, मतलब बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी वो क्या हो जाएंगी, अक्रिय। जैसे मैं आपके आकर्षण लगा लूँ तो आप बताओ हिल पाओगे क्या? जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेता है अच्छे से, तो क्या वो चुंबक हिल पाता है क्या? नहीं। तो आकर्षण बल यदि बढ़ता है ना, तो बढ़ने से क्या होता है बच्चों, बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने से ये होता है कि जिस चीज पर आकर्षण लग रहा है उसकी सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैंने उसको बस में कर लिया, बस में करने का मतलब उसको उसके ऊपर मैंने अच्छे से आकर्षण बल लगा लिया, अब वो ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर सकता। तो s उपकोष के इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता कम हो जाती है क्योंकि s उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो इसी अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण से +3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है और +5 का घटता है। सर ऐसा क्यों? देखो, वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया NH2NP3 NH2NP3, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो s उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, s उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ता जाएगा और p उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और p उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम होगा तो ऐसी स्थिति में 3 इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और 5 इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रवृत्ति में क्या आएगी, कमी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया s उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर अब नीचे जाने पर आकर्षण बढ़ता जा रहा है, तो s उपकोष के इलेक्ट्रॉन तो अक्रिय होते जा रहे हैं, अब वो तो बाहर निकल नहीं सकते, तो बाहर कौन से निकलेंगे, p उपकोष के इलेक्ट्रॉन। अच्छे से आराम से कौन निकल पाएंगे, p उपकोष के। और p उपकोष के निकलेंगे तो कितने निकलेंगे, 3। और कितने नहीं निकल पाएंगे टोटल, 5 निकलने में तो दिक्कत महसूस होगी, 3 निकलने में आसानी होगी। 5 निकलने में दिक्कत महसूस होगी, 3 निकलने में क्या होगी, आसानी। 5 निकलने में दिक्कत महसूस होगी, क्यों होगी सर 5 निकलने में दिक्कत? क्योंकि 5 निकलने में दिक्कत इसलिए महसूस होगी क्योंकि भैया s उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर तो आकर्षण बल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो बताओ 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +3 आएगा, 5 निकलते तो कितना आता, +5, और 5 इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रवृत्ति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी कारण से +5 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व कम होता जाता है और +3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व क्या होता जाता है बच्चों, बढ़ता जाता है। तो सर इतना सारा बताना पड़ेगा आपको। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिस्मिथ +5 से ज्यादा स्थायी बिस्मिथ +3 होता है, बिस्मिथ +5 से ज्यादा स्थायी बिस्मिथ +3 होता है। कारण बताओ, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। किसके कारण बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। क्या क्वेश्चन आएगा कि बिस्मिथ +3 का स्थायित्व बिस्मिथ +5 से ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। या फिर बिस्मिथ +5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल एक ही यौगिक ज्ञात है इसका, मेनली जो सबसे ज्यादा है BiF5, ये बहुत कम पाया जाता है, इसका स्थायित्व तो नहीं होता। कारण बताओ, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो देखिएगा, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है नंबर 1 हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता, एक ही बात है, हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। फिर हमें पढ़ना है H2 यानी हेलोजन के साथ क्रियाशीलता, हेलोजन के साथ क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता। फिर हमें पढ़ना है ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता। और फिर हमें पढ़ना है धातु के साथ क्रियाशीलता, धातु के साथ क्रियाशीलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से आप उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई रिएक्शन वगैरह आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी है, कुछ ऑर्डर्स होंगे, जैसे बेसिसिटी का ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है, मतलब अपचय क्षमता का ऑर्डर है, ये सब बातें आपको यहाँ पर ऑर्डर, उनके रीजन्स आपको ध्यान रखने हैं। तो वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता में आपको 4 तत्वों के साथ, स्पीसीज के साथ आपको क्रियाशीलता स्टडी करनी है। नंबर 1 हाइड्रोजन के साथ, नंबर 2 हेलोजन के साथ, नंबर 3 ऑक्सीजन के साथ और नंबर 4 धातु के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता।
देखो भैया, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं EH3 प्रकार के, EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 के जो तत्व है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके EH3 प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। जहां पे E क्या है, E का मतलब है बच्चों एलिमेंट, E का मतलब है एलिमेंट, और एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो बताओ, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, EH3 प्रकार के। जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या बनेगा, NH3, फॉस्फोरस का हाइड्राइड बच्चों क्या बनेगा, PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड क्या बनेगा, AsH3, एंटीमनी का हाइड्राइड क्या बनेगा, SbH3, और बिस्मुथ का हाइड्राइड क्या बनेगा, BiH3। समझ में आ रही होगी। क्या बताया कि वर्ग 15 के तत्वों को मैंने E मान लिया, और E हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, EH3। EH3 का मतलब हाइड्राइड, EH3 टाइप का हाइड्राइड। सर रिएक्शन पूछी जाती है क्या, रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। तो सर हमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हाइड्राइड किस प्रकार के बनते हैं। तो आपको याद रखना है हाइड्राइड बनते हैं EH3 प्रकार के। सर क्या क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं बताता हूँ। तो हाइड्राइड NH3, PH3, AsH3, HbH3 और BiH3। आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, लोन पेयर। सर कहाँ से आया, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, NH2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और नाइट्रोजन का क्या होता है 2H2 बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 होता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। बताओ क्या बच गया, एक लोन पेयर बच गया। तो जिस प्रकार से नाइट्रोजन पर लोन पेयर अमोनिया में उपस्थित है, उसी प्रकार PH3 में भी होगा, AsH3 में भी होगा। इन सब में क्या होगा बताओ, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर होगा। इसको अमोनिया कहते हैं, इसको फोस्फीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोस्फीन। इसको कहते हैं आर्सीन, इसको अमोनिया कहते हैं, आपको पता है, चलो फिर भी लिख देता हूं। इसको कहते हैं स्टीबीन, और इसको कहते हैं बिस्मीथीन, बिस्मीथीन। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, ये लुईस क्षार है कि नहीं है। सर लुईस क्षार क्या होते हैं, वे यौगिक या फिर मैं कहूँ वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर हो, केंद्रीय परमाणु पर क्या उपस्थित हो, लोन पेयर। ठीक है, लुईस के अनुसार क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इन सब में आप देख रहे हो केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। अभी बताया था ना, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं, एक लोन पेयर। किस प्रकार से आया, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन युग्म ने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। तो बताओ, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर, इस पर लोन पेयर, आर्सेनिक पर लोन पेयर, फॉस्फोरस पर, एंटीमनी पर और बिस्मुथ पर क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर। और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज क्या होती है, लुईस के अनुसार क्षार होती है। अब आपको क्या प्रश्न पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर 2 ऑर्डर याद रखने हैं। पहला ऑर्डर आपको याद रखना है क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम। मैंने ये तो आपको बता दिया कि लुईस के अनुसार ये सारे क्या हैं, क्षार है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे प्रबल क्षार कौन है, सबसे प्रबल क्षार कौन है। तो देखिएगा, इनकी जो क्षारकता का क्रम होता है वो होता है NH3 की क्षारकता सबसे ज्यादा होती है, फोस्फीन की उससे कम होती है, उससे कम आर्सेन की होती है, उससे कम स्टीबिन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, बिस्मुथीन की। सबसे ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति अमोनिया की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, बिस्मुथीन की होती है। सर कारण क्या है, तो कारण देखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन का आकार अपने वर्ग में क्या है, सबसे छोटा। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नाइट्रोजन का आकार अपने वर्ग में सबसे छोटा होता है, और बिस्मुथ का आकार अपने वर्ग में क्या होता है, सबसे बड़ा। जब नाइट्रोजन का आकार अपने वर्ग में सबसे छोटा होगा तो उस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा। देखो, नाइट्रोजन का आकार क्या है, सबसे छोटा, परमाणु आकार सबसे छोटा, परमाणु आकार सबसे छोटा, सबसे छोटा परमाणु आकार होने के कारण इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा।
बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व क्यों हुआ? छोटे आकार की जो चीज होती है ना, उस पर कोई दूसरी चीज रख दी जाए तो वो ज्यादा दिखाई देती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा एटीएम है। एटीएम की मशीन जिस दुकान में या फिर जिस बॉक्स में लगी होती है, मान लीजिए दुकान है, कोई छोटी दुकान है, छोटी होती है दुकान एटीएम की, उसमें एटीएम की मशीन लगी हुई है। उस एटीएम की दुकान में, ठीक है, उस एटीएम का जो कमरा बना हुआ है वहाँ पर, उसमें 5 आदमी जाके खड़े हो गए। कितने आदमी खड़े हो गए? 5। ठीक है, अब आप गए, आपको पैसे निकलाने थे, आप उस एटीएम की मशीन के सामने गए और आपने देखा कि यार 5 आदमी अंदर, भीड़ लगी हुई है। चलो, आपको वो 5 जो संख्या है ना, वो ज़्यादा लगी कि नहीं लगी? लगी। चलो, अब आप दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कीजिएगा, उसके ऊपर विचार कीजिएगा। आप किसी शादी ब्याह में गए और बहुत बड़ा टेंट बंधा हुआ था वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे खाने का प्रोग्राम अभी शुरू ही होने वाला है। आप पहुँच गए, टाइम पर पहुँच गए एकदम। आपने देखा कि वहाँ पर 5 आदमी खाना खा रहे हैं खड़े होकर, तो आप क्या सोचोगे? आप क्या सोचोगे? ईमानदारी से बताना। आप सोचोगे यार अभी तो 5 ही आदमी आए हैं, वहां पर वो 5 आदमी आपको कम नजर आ रहे हैं, और वही 5 आदमी जब एटीएम की मशीन में थे, मतलब एटीएम की मशीन के कमरे में थे, सॉरी, तो वो आपको ज्यादा नजर आए। तो संख्या तो 5 ही थी, उस एटीएम के कमरे में वो संख्या कम नजर आई, और वो 5 आदमियों की संख्या आपको उस पंडाल में क्या नजर आई? ज्यादा। सॉरी, एटीएम की मशीन में आपको ज्यादा नजर आई, सॉरी, और पंडाल में आपको क्या नजर आई? कम नजर आई, जबकि संख्या कितनी थी? 5। जैसे मान लीजिएगा 2000 रुपए का नोट किसी छोटे बच्चे को दे दें तो कहेगा 2000 रुपए, और वही 2000 रुपए का नोट यदि आप सलमान खान को दे देते हैं, 2000 रुपए। फर्क है ना बात में, रुपए वही है, रुपए वही है। जब छोटी चीज के ऊपर जा रहे हैं तो ज्यादा नजर आ रहे हैं, और जब बड़े व्यक्ति के पास, छोटे बच्चे के पास जा रहे हैं तो ज्यादा नजर आ रहे हैं, और बड़े व्यक्ति के पास, बड़े सलमान खान जैसे व्यक्ति के पास 2000 रुपये पहुंचाओगे आप तो उसको क्या लगेगा कि यार 2000 रुपये केवल, वो वाली बात है। तो छोटे परमाणु आकार पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर देखो, परमाणु आकार सबसे बड़ा है कि नहीं? परमाणु आकार क्या है बच्चों? सबसे बड़ा। तो बताओ सबसे बड़ा परमाणु आकार होने के कारण से इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? सबसे छोटा। सबसे छोटा, सबसे कम, सॉरी, सबसे कम। और जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले जो अणु क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति यदि ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति यदि ज्यादा होगी, तो बताओ क्षारीय प्रवृत्ति भी क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागना, लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागना, ये लुईस क्षार का काम होता है। तो त्यागने की प्रवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो क्षारीयता भी क्या होगी? ज्यादा। तो मुझे यहाँ पर एक बात आप बताइएगा कि अमोनिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा। तो बताओ सबसे कम क्षारीय प्रवृत्ति किसकी होगी? बिस्मिथीन की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? सबसे कम। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमोनिया की क्षारीय प्रवृत्ति फोस्फिन से ज्यादा क्यों होती है, या अमोनिया की क्षारीय प्रवृत्ति आर्सिन से ज्यादा क्यों होती है, या फोस्फिन की क्षारीय प्रवृत्ति बिस्मिथीन से ज्यादा क्यों होती है? क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम लिखो। तो आपका आंसर क्या होगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अमोनिया की क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा। और सबसे कम क्षारीय प्रवृत्ति किसकी होती है? बिस्मिथीन की, क्योंकि बिस्मिथ का आकार सबसे बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? कम। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति भी क्या होगी? कम होगी। इसलिए ऐसा क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो है वो आपको क्रम याद रखना है अपचायक क्षमता का। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। दूसरा है अपचायक प्रवृत्ति, अपचायक प्रवृत्ति। तो देखिएगा बच्चों, हाइड्रोजन का त्याग करने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। अपचायक का काम होता है, अपचायक का काम होता है हाइड्रोजन त्यागना, हाइड्रोजन त्यागना। हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति यदि बढ़ेगी तो अपचायक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। तो यदि हम इन 5 हाइड्राइडों की बात करें
तो देखो नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है, तो बताओ NH बंद का, जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन सबसे छोटा, बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है, नाइट्रोजन है। तो अमोनिया में क्या, अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2H अमोनिया ही, फोस्फिन को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, PSC, ASH3 को ऐसे लिख सकता हूँ। मैं 3 हाइड्रोजन दिखाने, एक अलग करके दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। ये एंटीमनी का हो गया और ये हो गया बिस्मिथिन का। बताओ सबसे छोटा आकार किसका है, नाइट्रोजन का, और सबसे बड़ा आकार किसका है, बिस्मिथ का। छोटा बच्चा होता है ना, उसके हाथ छोटे छोटे होते कि नहीं होते, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके हाथ क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, पैर भी बड़े होते जाते हैं। मैं हाथों की बात कर रहा हूँ, हाथ बड़े होंगे, कल्पना करें छोटा बच्चा, छोटे हाथ, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके हाथ क्या होते जाते हैं, बड़ा। हालांकि एक टाइम के बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वही यहाँ पे लगाते हैं। नाइट्रोजन का आकार क्या है, सबसे छोटा, तो बताओ NH बंध की बंध लंबाई सबसे कम होगी कि नहीं होगी, उससे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी, PH2H की। इसमें PH बंध की बंध लंबाई ज्यादा, बंध लंबाई और ज्यादा, बंध लंबाई और ज्यादा, सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसमें होगी, बिस्मिथ की होगी। क्यों, क्योंकि बिस्मिथ का आकार बड़ा होता है। सबसे बड़ा आकार होगा तो उस यौगिक में जो बंध लंबाई होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और जो सबसे छोटे आकार वाला यौगिक होगा केंद्रीय परमाणु का, उसकी बंध लंबाई सबसे कम होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि अमोनिया से जब बिस्मिथीन की ओर जाते हैं तो EH बंध की बंध लंबाई बढ़ती है। EH, E का मतलब केंद्रीय परमाणु, EH बंध की बंध लंबाई बढ़ती है। EH बंध की बंध लंबाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, तो वापस से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया। EH बंध की बंध लंबाई सबसे कम, उससे ज्यादा बंध लंबाई यहाँ पर हो गई। सर बंध लंबाई क्यों बढ़ रही है, बंध लंबाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि परमाणु आकार में क्या हो रही है, वृद्धि, और परमाणु आकार में वृद्धि होगी तो बंध लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। परमाणु बड़ा होगा तो बताओ उसका बंध भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा बच्चा होता है उसके हाथ बड़े होते हैं, छोटा बच्चा छोटे हाथ, तो बताओ EH बंध की बंध लंबाई में क्या होगी, वृद्धि। और आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि बंध लंबाई यदि बढ़ती है तो बंध ऊर्जा में क्या आती है, कमी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11 में बच्चों, बंध ऊर्जा और बंध लंबाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सर एक बार कोई एग्जांपल देके समझा दो। जैसे मान लीजिएगा एक बड़ा गन्ना है, गन्ना, आप गन्ने का जूस पीते हो, शुगर केन की बात करो, बड़ा गन्ना है, उसको तोड़ना है, तो बताओ तोड़ने के लिए आपने ऊर्जा लगा दी, उसको तोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। अब उसको तोड़ दिया अपने घुटनों से, ठीक है। अब वो गन्ना हो गया आधा, अब उस आधे गन्ने को वापस तोड़ो, बताओ पहले से ज्यादा जोर आएगा कि नहीं आएगा। चलो आपने उसको भी तोड़ दिया, थोड़ा ज्यादा जोर आया लेकिन तोड़ दिया, अब वो गन्ना इतना सा हो चुका, उसको तोड़ो, बताओ अब तोड़ने में और ज्यादा जोर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है, पेंसिल है, बड़ी पेंसिल है, ठीक है, मार्केट से इतनी बड़ी पेंसिल लेके उसको तोड़ ली, ठीक है। अब वो आधी होगी, आधी को और तोड़ो, जोर आएगा कि नहीं आएगा। फिर वो इतनी सी होगी, उसको और तोड़ो, और जोर आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। इसका मतलब बंध जितना लंबा होता है ना, उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है, ऊर्जा उतनी ही कम देनी पड़ती है। यानी बंध लंबाई बढ़ने पर बंध ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो बताओ EH बंध की बंध लंबाई बढ़ेगी तो बताओ बंध ऊर्जा में क्या आएगी, कमी। EH बंध की बंध ऊर्जा में क्या आएगी, कमी। EH बंध की बंध ऊर्जा में क्या आएगी, कमी। और EH बंध की बंध ऊर्जा में कमी आएगी तो बंध आसानी से टूट जाएगा, और बंध आसानी से टूटेगा तो बताओ हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो अपचय क्षमता भी बढ़ेगी। तो बताओ सबसे प्रबल अपचय कौन होगा, BiSC बिस्मिथीन, और सबसे दुर्बल अपचय कौन होगा, अमोनिया। समझ में आया, एक बार वापस देख लीजिएगा। ये देखो अमोनिया से बिस्मिथीन की ओर जा रहे हैं तो EH बंध की बंध लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही। तो बताओ ये बंध आसानी से टूटेगा नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा क्या है, कम है। और जब आसानी से टूटेगा तो हाइड्रोजन का त्याग आसानी से होगा, हाइड्रोजन का त्याग आसानी से होगा, तो बताओ क्या होगा, अपचय क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सबसे ज्यादा अपचय क्षमता बिस्मिथीन की होती है, क्योंकि बिस्मिथ का आकार बड़ा होने के कारण से BiH बंध की बंध लंबाई क्या होती है, ज्यादा, और BiH बंध की बंध लंबाई ज्यादा होने के कारण बिस्मिथीन की
हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे प्रबल अपचायक और ये सबसे दुर्बल अपचायक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता और उससे संबंधित दो बातें मैंने आपके सामने कर ली है, और एक और मैं बात है वो अगले लेक्चर में करूंगा, इसी से संबंधित है, बॉन्ड एंगल में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पूरी जितनी भी केमिस्ट्री है, मतलब 17 जो चैप्टर्स हैं वो आपको पूरे करवाए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, एक तो बॉन्ड एंगल के साथ और हैलोजन के साथ क्रियाशीलता के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।